हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड किनेसियोलॉजी इन स्पोर्ट्स डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें आज मैं नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करूंगी इस चैप्टर का, जो कि है हमारा मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन। यानी कि रिस्पिरेशन सिस्टम में मैकेनिज्म क्या क्या होता है आपका। जब आप इनहेल और एक्सहेल करते हो तो आपके शरीर में एक्चुअली क्या क्या चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। इससे पहले मैंने स्ट्रक्चर ऑफ रिस्पिरेशन भी समझाया है और इससे प्रीवियस जितने टॉपिक हैं आपके इस चैप्टर से रिलेटेड वो कवर किए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देख लें, ताकि चैप्टर आपको एक सीक्वेंस वाइज क्लियर रहे। तो आज स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन सिस्टम, जिसमें दो ही आपके मैकेनिज्म रहते हैं। आप सांस अंदर लेते हैं यानी इनहेलेशन करते हैं, और आप सांस बाहर निकालते हैं यानी एक्सहेल करते हैं, जिसे हम एक्सहेलेशन कहते हैं। तो इन दोनों ही काम को करने में आपके शरीर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या चीजें आपकी या क्या क्या मसल्स कैसा फंक्शन करते हैं, वो आप यहाँ पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं इनहेलेशन की। तो इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड चेस्ट कैविटी। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारी इंटरकोस्टल यानी आपस में जुड़ी जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं यानी फैल जाती हैं, एंड एक्सपैंड चेस्ट। और ये जब मसल्स फैलती हैं तो ये हमारे चेस्ट को भी थोड़ा एक्सपैंड कर देती हैं, थोड़ा बढ़ा देती हैं, चौड़ा थोड़ा कर देती हैं अंदर की मसल्स हमारे चेस्ट को, यानी चेस्ट कैविटी को, जो आपके सांस को अंदर लेने में मदद करता है। यानी एक तरीके से समझिए एक गेट ओपन कर देती हैं ताकि आपकी सांस अंदर जा सके। द रिब्स एंड स्टर्नम मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड। आपकी रिब्स जो है यानी जो आपके चेस्ट में जो हड्डियां मौजूद है, रिब होता है, स्टर्नम होती है आपके चेस्ट में, वो भी थोड़ा अपवर्ड यानी थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाती है, और आउटवर्ड यानी थोड़ा बाहर की ओर एक्सटेंड हो जाती है, ठीक, क्योंकि आप इनहेल कर रहे हो। दूसरा नेक्स्ट आते हैं डायफ्राम ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट मूविंग डाउनवर्ड्स एंड इंक्रीज द डेप्थ ऑफ चेस्ट। आपका जो डायफ्राम होता है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, वो भी एक्सटेंड हो जाता है थोड़ा, और मूविंग डाउनवर्ड थोड़ा नीचे की ओर वो झुकने लगता है, यानी थोड़ा नीचे की ओर होता है। एक तो फैलता भी है आपका डायफ्राम और साथ ही साथ वो थोड़ा नीचे मूव हो जाता है, थोड़ा बैठ सा जाता है। क्यों? क्योंकि सांस अंदर जा रही है। एंड इंक्रीज द डेप्थ ऑफ चेस्ट, और आपके चेस्ट की गहराई या डेप्थ कहा जाए तो वो बढ़ जाती है डायफ्राम के नीचे होने से। जैसे अगर हम कहें कि ये है आपका डायफ्राम, जब आप सांस अंदर लेते हो तो ये डायफ्राम थोड़ा नीचे की ओर झुकने लगता है, जिसकी वजह से आपका जो चेस्ट है वो थोड़ा और एक्सटेंड कर जाता है, बढ़ जाता है। ये होता है आपका जब आप सांस अंदर लेते हैं। डायफ्राम क्या होता है और वो क्या काम करता है, इससे रिलेटेड वीडियो अभी मैंने अपने लास्ट वीडियो में समझाया है। तो अगर आपको डायफ्राम क्या होता है उसका फंक्शन समझना है तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नेक्स्ट चेंज क्या आता है, मेकिंग द लंग्स एक्सपैंड। जब ये डायफ्राम हमारे नीचे की ओर डाउनवर्ड मूव होते हैं तो आपके जो लंग्स होते हैं जो इस डायफ्राम पे टिके होते हैं वो एक्सपैंड हो जाते हैं टू फिल द थोरेसिस कैविटी, ताकि इनमें थोरेसिस कैविटी फिल हो सके। जो आपकी थोरेसिस कैविटी है यानी कि ये जो आपके ब्रोंकियोल्स हैं इनमें हवा भर सके, इसके लिए ये थोड़े से फैल जाते हैं। दिस लीड्स टू डिक्रीज इन एयर प्रेशर विद इन द एल्वियोल। अब इन एल्वियोल में आपका जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाता है थोड़ा, और तब वो आराम से जो आपने हवा अंदर ली है, जो सांस अंदर ली है, वो सांस आराम से आपके एल्वियोल तक पहुंच सके। यानी थोड़ा सा एक्सटेंड, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आपके एल्वियोल थोरेसिस कैविटी की मदद से, और तब आपकी सांस फाइनली एल्वियोल में पहुंच पाती है। तो ये पूरा आपका जो पूरी प्रक्रिया है, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये कब होता है, जब आप सांस अंदर ले रहे हो, ठीक। ये इतने पूरे मैंने स्टेप वाइज लिखा है, आप भी चाहें तो इस तरीके से चार्ट के फॉर्मेशन में एक्सप्लेन कर सकते हो अपनी कॉपीज में, ताकि आपका जो आंसर है वो प्रेजेंटेटिव वे में दिखाई दे। दूसरा हम प्रोसेस आते हैं एक्सहेलेशन। अब आप सांस अंदर नहीं, अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप सांस बाहर निकाल रहे हैं। तो जब आप सांस बाहर निकालते हो तो क्या क्या होता है आपके शरीर में। सबसे पहले द इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स। जो मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी इनहेलेशन के दौरान, अब वो क्या हो जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं, क्योंकि अब आप सांस बाहर निकाल रहे हो, ठीक है। तो वो थोड़ी लूज होना शुरू हो जाती हैं। अभी तक तो वो खिंच गई थी, कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी और सांस को अंदर ले रही थी। अब सांस बाहर निकाल रही है तो यानी अब वो मसल थोड़ी रिलैक्स हो जाएगी। द रिब्स एंड स्टर्नम मूव डाउनवर्ड। जो रिब्स और स्टर्नम आपकी अपवर्ड हो गई थी, थोड़ा ऊपर उठ गई थी, वो अब वापस नीचे की ओर यानी थोड़ा डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाती है और सिकुड़ भी जाती है, इनवर्ड हो जाती है।
डायफ्रम मूव्स अपवर्ड, और डायफ्रम भी वापस अपनी पोजीशन पे पहुंच जाता है, यानी वापस अपवर्ड मूव कर जाता है, जो पहले थोड़ा नीचे झुक गया होता था इनहेलेशन के दौरान। डेप्थ ऑफ चेस्ट इज रिड्यूस, और सिंपल वही चेस्ट हमारा इनहेलेशन में क्या हो गया था, चेस्ट थोड़ा हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, फैल गया था, तो अब वो भी जब सांस वापस आप बाहर छोड़ रहे हो तो वो चेस्ट भी थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। कैपेसिटी ऑफ थोरैक्स डिक्रीजेस, उसी की तरह आपके थोरैक्स की कैपेसिटी भी कम हो जाती है, जिसमें सांस एक्सट्रैक्ट हो गई थी, अब वो कैपेसिटी आपकी कम हो जाती है, क्योंकि अब आप सांस इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, आप बाहर सांस को छोड़ रहे हो। एंड एयर प्रेशर विद इन द एल्वियोल इंक्रीज, अब क्योंकि सांस बाहर निकालनी है इसलिए अब एयर प्रेशर क्या होता है आपका थोड़ा बढ़ जाता है, ताकि सांस बाहर निकल सके आपके शरीर से, कॉजिंग एयर टू रिलीज फ्रॉम दी बॉडी। अगर ये एल्वियोल बढ़ेंगे नहीं अपने साइज में तो सांस को बाहर निकालेंगे कैसे, तो इसलिए एल्वियोल आपके थोड़े बढ़ते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, ताकि सांस बाहर निकल सके। तो ये आपका प्रोसेस होता है एक्सहेलेशन में। तो ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन यानी कि मैकेनिज्म आपका, जब आप सांस अंदर लेते हो और बाहर लेते हो तो इतना सारा पूरा काम आपके शरीर में हो रहा होता है, जो कि आप बिल्कुल नोटिस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका इंटरनल पार्ट है। आप की अगर मैं बात करूं तो सांस का लेना और सांस का छोड़ना जब आप परफॉर्म करते हो तो ये इतनी चेंजेस आपके पूरे चेस्ट में आते हैं। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, तो वो भी देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है। अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में यानी जब हम सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस को जब हम करते हैं तो वो दो तरीके से होता है। एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हम कहेंगे कि ये शरीर के बाहर नहीं, लेकिन आपके ऑर्गन्स के अंदर प्लेस नहीं लेता है। बाहर का स्ट्रक्चर जो आपका रेस्पिरेशन का है वो कैसे अकर होता है वो यहाँ पे समझाएं। या अगर हम आपसे कहें कि ये चेंजेस कहाँ पे अकर होते हैं तो लंग्स में अकर होते हैं। ठीक है, तो लंग्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो आप यहाँ पे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ते हो। इन विच O2 यानी कि ऑक्सीजन इज टेकन इनटू द बॉडी, जब आप सांस लेते हो तो आप ऑक्सीजन शरीर के अंदर ले जा रहे हो। कैसे ले जा रहे हो? नोज, ट्रैकिया और ब्रोंकाई की मदद से, जो अभी आपने पढ़ा था अपने रेस्पिरेशन स्ट्रक्चर में। इन चीजों की, इन ऑर्गन्स की मदद से आप सांस को अंदर लेते हो। इट एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, और वो जो O2 है यानी ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। कहां पर? इन पल्मोनरी कैपिलरीज में स्टोर होता है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, और जब ये पल्मोनरी कैपिलरी में आपका एयर पहुंचता है ब्लड के मदद से, तो ये सिंगल मेम्ब्रेन में डिवाइड हो जाता है एंड एब्जॉर्ब बाय आरबीसी, और सिंगल मेम्ब्रेन में जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं वो इन ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देन इट इज ट्रांसपोर्टेड, और आरबीसीज में एयर पहुंचने के बाद आपके बाकी शरीर में ये एयर एक्सटेंड होती है, या आपके हार्ट, अभी बॉडी में भी नहीं, अभी हार्ट में आपकी ये एयर पहुंचती है। यानी इसको थोड़ा अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो सबसे पहले आपने ऑक्सीजन अंदर ली, ठीक, फिर वो ब्लड में आपके पल्मोनरी कैपिलरी में जो ब्लड है उनमें ये ऑक्सीजन जाकर मिली, फिर ये जो ब्लड है आपका ये सेपरेट हो जाता है आपका सिंगल मेम्ब्रेन में, और सिंगल मेम्ब्रेन में सेपरेट होने के बाद ये मिल जाता है आरबीसीज में, यानी आरबीसी इस ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और तब ये जाकर आपके हार्ट तक आपके इस ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं, विच फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। और फिर हार्ट जब इसको एब्जॉर्ब कर लेता है ऑक्सीजन को, तो फिर हार्ट एक्सटेंड करता है जब ब्लड बाहर, यानी पंप आउट करता है आपका हार्ट, जब ब्लड को पंप आउट करेगा तब ये सांस, जो ये ऑक्सीजन है ये आपके बॉडी के अदर पार्ट्स में एंटर करती है। एंड एट द सेम टाइम CO2 इज सेपरेटेड बाय द मेम्ब्रेन एंड एक्सपेल्ड थ्रू द एल्वियोल एंड फाइनली एग्जिस्ट। और इसी के साथ साथ एक प्रक्रिया और चलती रहती है आपकी, एक तो ऑक्सीजन अंदर आ रही है, फिर वो हार्ट में पहुंच रही है, और फिर वो बाकी बॉडी पार्ट्स में जा रही है। उसी के साथ साथ एक और आपका प्रोसेस चलता रहता है कि यही मेम्ब्रेन क्या करते हैं, मेम्ब्रेन CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड अपने सेल से या मेम्ब्रेन से बाहर निकालते हैं, एक्सपेल आउट करते हैं, उसे एल्वियोल में भेजते हैं, और फाइनली आपकी बॉडी से बाहर भेज देते हैं। तो एक तरफ आपका ये फंक्शन चलता रहता है जो कि ऑक्सीजन को ले रहा है और बॉडी में छोड़ रहा है, और दूसरी तरफ एट द सेम टाइम आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी उसी प्रोसेस से रिवर्स में बाहर निकलती चली जाती है थ्रू दी ब्रोंकाई, ट्रैकिया और नोज। यानी पहले आपने इन्हीं ऑर्गन्स की मदद से सांस अंदर ली थी, और फिर इन्हीं ऑर्गन्स की मदद से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है।
ठीक। और ये कहाँ प्लेस लेता है? लंग्स में, यानी लंग्स में ये काम हो रहा होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रिस्पिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इंटरनल रिस्पिरेशन क्या होता है? इंटरनल रिस्पिरेशन सबसे पहले आप समझिए कि ये कहाँ प्लेस लेता है? सेल्स में। ठीक है, ये हमारे सेल्स में जगह लेता है। इंटरनल रिस्पिरेशन जब हमारी सांस वगैरह जो है वो सेल्स में क्या क्या पूरा प्रोसेस अपना अपना रही है, उस चीज को हम क्या कहेंगे? इंटरनल रिस्पिरेशन कहेंगे। इसमें क्या होता है? O2 पासिस फ्रॉम द ब्लड। अब हम यहाँ केवल मेनली ब्लड की बात करेंगे कि खून में वो आपकी जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जाती है, फिर वो कहाँ से निकलती है, वो हम बात करेंगे। अगर एक्सटर्नल की हम बात करें तो वहां पे हमने हार्ट की भी बात की थी। हार्ट में किस तरह पहुंचता है ऑक्सीजन, और उसके बाद वो बाकी बॉडी में कैसे जाता है। यहाँ पे हमें हार्ट की कोई बात नहीं करनी है, यहाँ हम केवल सेल्स की बात करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन पासिस फ्रॉम द ब्लड इनटू टिश्यू फ्लूइड। आपके ब्लड में ऑक्सीजन जाती है और उसके बाद वो ऑक्सीजन ब्लड से होते हुए कहाँ पहुंचती है? आपके टिश्यू फ्लूइड में पहुंचती है, यानी टिश्यूज में पहुंचती है जो आपके ब्लड में मौजूद है। वाइल CO2 टेक्स द रिवर्स रूट, और CO2 फिर क्या करता है? रिवर्स रूट लेता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी कहाँ जाती है? टिश्यू फ्लूइड में, और टिश्यू फ्लूइड से ब्लड में। ठीक, इट पासिस फ्रॉम द टिश्यू सेल्स इनटू टिश्यू फ्लूइड एंड फाइनली मिक्सेस विद द ब्लड। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या करती है? आपके टिश्यू सेल में गया ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन फिर टिश्यू ब्लड से कहाँ निकल गई? आपके बाकी के ब्लड में मिक्स हो गई। ठीक, तो ये आपका प्रोसेस क्या कहलाता है? इंटरनल। इंटरनल क्यों? क्योंकि ये हम सेल्स में किस तरह ऑक्सीजन आपकी एंटर करती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो चीज आपकी इंटरनल रिस्पिरेशन। और आपके हार्ट में ऑक्सीजन किस तरह जाती है और किस तरह बाहर निकलती है, वो था आपका एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। अगर ये पूछा जाए आपसे तब आप इसको एक्सप्लेन करोगे। अगर टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन पूछ रहे हैं तो एक्सटर्नल और इंटरनल होगा। अगर मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन पूछ रहे हैं तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा कि मैकेनिज्म पूछा है तो आप टाइप्स लिख दे रहे हैं, नहीं, वो टाइप्स अलग चीज है, वो सेल और लंग्स की बात हो रही है। और यहाँ मैकेनिज्म की, यानी कैसे वर्क करती है आपकी जो आप सांस अंदर लेते हो, उसकी बात हो रही है, यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की। तो ये पूरा आपका यहाँ पे रिस्पिरेशन का काम पूरा आपका खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे सर्कुलेटरी, या सर्कुलेटरी सिस्टम आपका क्या होता है, यानी हार्ट वगैरह सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, वो कैसे फंक्शन करता है। तो आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो लाइक पर जरूर क्लिक करें। बाकी वीडियो को अगर अभी तक आपने बाकी वीडियोस को इसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं देखा है तो क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट में जाकर वो आप बाकी वीडियोस 20 चैप्टर से रिलेटेड जरूर देख लें। और कम से कम अगर रिस्पिरेशन आपको समझना है तो इससे पहले 2 वीडियोस मैंने रिस्पिरेशन के बनाए हैं, उन्हें जरूर देख लें, ताकि एक सीक्वेंस में आपको पता रहे कि क्या क्या वर्क होते हैं। तो बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर नहीं किया है, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।